चलो काफी लोग आ गए। मैं क्या बता रहा था आपको, जल्दी से बताओ मुझे। आपको ये पता है पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायामैग्नेटिक क्या होता है? पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक वर्ड सुने? एक ने बोला यस, एक ने नो। क्या होता है जिन्होंने यस बोला? ये दो वर्ड, डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। कुछ ऐसे वर्ड सुने? जल्दी रिप्लाई करो। फिजिक्स नहीं, फिजिक्स नहीं, फिजिक्स नहीं, फिजिक्स नहीं। फिजिक्स में भी होता है, नो डाउट, परफेक्ट। किसी ने बोला वीकली अट्रैक्ट होता है, एक स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। फिजिक्स में तो तीन है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। फिजिक्स में तो तीन है, फेरो भी है। मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में सुना है? केमिस्ट्री में इसका डेफिनेशन क्या होता है पता है? नहीं पता है, ध्यान रखना अभी से। जब कभी भी आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हो, प्लीज मेरी बातें ध्यान से सुनना, हमेशा काम आने वाला है ये टॉपिक। जब कभी भी आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हो, एलिमेंट, आयन, जो भी फॉर्म में वो एलिमेंट, ठीक है, आयनिक फॉर्म में है तो आयनिक फॉर्म में, या एटॉमिक फॉर्म में तो एटॉमिक फॉर्म में, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते पूरी लिखने के बाद अगर आपको लगे कि उसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है, then that substance or that species is known as diamagnetic. If all the electrons are paired, then it is known as diamagnetic. अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुआ, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुआ, then it is known as paramagnetic. Then it is known as paramagnetic. जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने क्रोमियम और सिलिकॉन की बात की थी। क्रोमियम के अंदर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम के अंदर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, जबकि आप सिलिकॉन की बात करो तो उसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो दोनों के दोनों ही पैरामैग्नेटिक है, दोनों के दोनों ही पैरामैग्नेटिक है। तो फिर डायमैग्नेटिक कौन है? जिंक को देखो, जिंक देखो, लास्ट एलिमेंट, उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? बताओ, जिंक के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? मैं आपको डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा हूँ, जिंक एकदम लास्ट एलिमेंट है, आपके सामने कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन। मुझे बताओ जिंक के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? ओके, आप लोग को आवाज़ तो जा रही है ना मेरी? आप लोग को रिप्लाई बहुत कम आ रहा है, या तो नेटवर्क इश्यूज है, कुछ ही प्रॉब्लम है। हाँ, है ना? तो आप देख सकते हो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या, 4s2 3d10। एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है क्या? नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। ऐसे को बोलते हैं डायमैग्नेटिक। इसका मतलब है जिंक इज डायमैग्नेटिक, जिंक जो है वो डायमैग्नेटिक है। समझ में आया? जिंक इज डायमैग्नेटिक। क्लियर है? समझ में आ गया आप लोगों को क्या होता है डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक? तो ये भी ध्यान रखना, हो सके तो लिख के रखना ये, ठीक है। फिजिक्स का अलग डेफिनेशन होता है, केमिस्ट्री में अलग होता है। फिजिक्स में वीकली अट्रैक्ट, स्ट्रांगली अट्रैक्ट और एकदम स्ट्रांगली अट्रैक्ट। मतलब एक रिपेल करता है, एक अट्रैक्ट करता है, एक स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। जो रिपेल करता है दैट इज डायमैग्नेटिक, जो वीकली अट्रैक्ट करता है दैट इज पैरामैग्नेटिक, और जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है दैट इज फेरोमैग्नेटिक। वो फिजिक्स का कंसेप्ट है। मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। केमिस्ट्री में इसके पीछे रीजन यही है, डायमैग्नेटिक, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, दैट इज नोन एज डायमैग्नेटिक। एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुआ, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुआ, सब्सटेंस इज सेड टू बी पैरामैग्नेटिक। क्लियर? आवाज आ रही है? सब लोग है तो सही ना? ठीक है, तो ये भी मैंने बता दिया आपको, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है। तो फाइनली चैप्टर इज ओवर, चैप्टर खत्म हो गया, सब कुछ बता दिया। इनफैक्ट कुछ चीज़ें नहीं थी तो भी मैंने बता दी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब आप क्वेश्चन करने वाले हो,
ये सब अगर इसमें से कुछ भी नहीं आया तो मुझे पूछ सकते हो, अगले लेक्चर में पूछोगे। या पहले रफली एक बार देख लेना, ग्लैंसिंग कर लेना इसमें से कि क्या आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। सुपरफिशियली नहीं आ रहा है वो अगले क्लास में मुझे बता देना, फिर लिखना स्टार्ट करना कि सर ये डाउट है, ये कैसे लिखूं, ठीक है। नेक्स्ट 4 डेज देता हूँ मैं आपको। आज डेट है अक्टूबर 1, 5 अक्टूबर, 5 ऑफ अक्टूबर तक आपको सबमिट करना ही है, ठीक है। लिख के आप अपने पास रखो, उसका फोटो खींच के भेज दो, किसी को भी एक को भेज देना, मैं बता दूंगा किसको भेजना है, ठीक है ना, जैसे टेस्ट पेपर भेजते हो। और आपके पास भी रखो, इनफैक्ट आप लिखा तो आपके पास ही रहेगा, तो वो काम का ही है। बढ़िया आ गया। फाइनली ये चैप्टर खत्म हुआ। अब बताओ नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को। 1 मिनट। बताओ। पहले आप अपना बताओ, फिर मैं बताता हूँ, जल्दी। एक आया रिप्लाई। ओके। सब लोग सुन भी रहे हैं या पता नहीं। सेकेंड चैप्टर सेकेंड चैप्टर तो मैंने पहले ही बोल दिया था, सेकेंड चैप्टर मैं नहीं लेने वाला हूँ, कोई और टीचर लेंगे शायद। एनालिटिकल केमिस्ट्री ना, वो बहुत ही अलग चैप्टर है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा है इस चैप्टर के, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वही रहेगा, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग वही रहने वाला है, क्योंकि वही इससे लिंक करता है इस चैप्टर को, वही चैप्टर है जो इसको लिंक करेगा। मैं वही लेने वाला था, काफी बड़ा भी है वो भी। कितने पेज का? केमिकल बॉन्डिंग इज 55 to 80। स्ट्रक्चर ऑफ एटम कितना था? स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑलमोस्ट 19 पेज का, तो और बड़ा है, ठीक है। बट अभी बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई तो फटाफट हो भी जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करता हूँ। केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करता हूँ। 55। बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है इसमें से। ओके चलो, सब रेडी हो? सुन तो रहे हो ना? कोई सो तो नहीं रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग है चैप्टर का, ठीक है। चलो, अगर सुन रहे हो तो मुझे बताओ, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ आपसे कि व्हाई केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स। क्या रीजन है, केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है? वहीं से चैप्टर की शुरुआत होती है। क्या रीजन है केमिकल बॉन्ड बनने के पीछे? नहीं, बॉन्ड्स क्यों बनते हैं, वो क्वेश्चन है मेरा। बॉन्ड क्यों बनते हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड फॉर्म बॉन्ड फॉर्मेशन? परफेक्ट, एक आंसर है। फॉर्म अ कंपाउंड, ये सब नहीं। टू फॉर्म अ बिग मॉलिक्यूल। ओके। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन तो गलत वर्ड है, नहीं सही है कुछ हद तक। हाँ ये भी सही है। चलो अच्छी बात है, काफी आंसर्स आए जिसमें से राइट भी है ना। पहला रीजन है, ये इन्होंने लिखा भी है यहाँ पर, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना। सबसे पहला है ऑक्टेट कंप्लीट करना, पहला रीजन। दूसरा, सबसे पहले तो यही है कि हर एलिमेंट चाहता है कि उसके अंदर
8 इलेक्ट्रॉन हो, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो उसके आउटर मोस्ट शेल में, उसके आउटर मोस्ट शेल में बस 8 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा हर एलिमेंट चाहता है, या फिर उसकी जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन उसको रिक्वायर्ड होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में उतने हो, इसका ऑक्टेट जो हम बोलते हैं ऑक्टेट, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, है ना। इसलिए ये पहला रीजन। दूसरा रीजन हमेशा अगर आपको कोई पूछे ना, तो दूसरा रीजन जो होता है वो होता है टू डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी, टू डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब ये किसी ने दूसरी तरह से बोला है, वो सही है क्या? दूसरे किसी ने क्या, बराबर, अटेन द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी लानी है, तो स्टेबिलिटी कभी भी लानी होती है तो कैसी लाया जा सकती है स्टेबिलिटी? एनर्जी को कम करके। मैंने आपको बताया ना कि एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये थ्रू आउट द लाइफ कभी भूलना ही मत, ये नॉर्मल सा रूल है। एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो मैंने आपको एनर्जी के पर्सपेक्टिव से बोला, आपने स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से बोला, ठीक है। तो एटम बॉन्ड तब बनते हैं जब उनके अंदर एनर्जी एकदम मिनिमम होती है, ये ध्यान रखना हमेशा। बॉन्ड तभी बन सकता है जब उनके अंदर एनर्जी एकदम मिनिमम होती है, बिकॉज अगर एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी अचीव हो जाएगी, और स्टेबिलिटी अचीव हो गई तो ऑब्वियसली फिर क्या चाहिए, है ना। तो स्टेबिलिटी दो तरीके से आ सकती है, या तो एनर्जी कम कर दो, एनर्जी कम कर दो तो भी स्टेबिलिटी आ जाएगी, या अपने अंदर ऑक्टेट ला लो तो भी स्टेबिलिटी आ जाएगी। दो तरीके से स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। इसीलिए दो एटम नजदीक आते हैं, क्या होता है ना, जब दो एटम नजदीक आते हैं, समझो ये एक एटम है और ये एक एटम, ये दूर है। और एक और रूल बताता हूँ हमेशा केमिस्ट्री का, उसको कभी मत भूलना, अट्रैक्शन ऑलवेज लीड्स टू स्टेबिलिटी। अट्रैक्शन जो भी, हमेशा अट्रैक्शन जो होता है वो हमेशा एनर्जी को कम करता है, ध्यान रखना, एनर्जी को कम करता है। केमिस्ट्री का रूल है ये। जब कभी भी किसी भी, आप कहीं पे भी पढ़ोगे अट्रैक्शन हो रहा है, तो हमेशा समझना वहां एनर्जी कम हो रही है, और अगर एनर्जी कम हो रही है तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी बढ़ेगी ही, स्टेबिलिटी बढ़ेगी ही। जब कभी भी रिपल्शन होता है किसी भी दो एटम या कोई भी चीज के अंदर रिपल्शन होता है, तो हमेशा एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ जाती है, और अगर एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो बाय डिफॉल्ट ये रूल कभी मत भूलना कि जब कभी भी कोई दो एटम नजदीक आ रहे हैं, अट्रैक्शन उनमें हो रहा है, अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये रूल है। अब क्या होता है कि ये एक एटम और ये एक एटम, ये एटम जैसे जैसे नजदीक आते हैं ना, जैसे जैसे ये लोग नजदीक आएंगे एटम, वैसे वैसे इनकी एनर्जी कम होती जाएगी, इनकी एनर्जी कम होती जाएगी। और समझो कि ये वाला पॉइंट है, ध्यान देना यहाँ पर पूरा अच्छे से, ये दोनों एटम ओवरलैप हो गए एक दूसरे, दोनों एटम ओवरलैप हो गए। समझो कि ये ऐसा पॉइंट है जहां पर एनर्जी सबसे मिनिमम है, जहां पर एनर्जी सबसे ज्यादा मिनिमम है, ठीक है। तो इस यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब अगर कोई जबरदस्ती इस एटम को और नजदीक लाने की कोशिश करेगा, या एटम कुछ भी फोर्स की वजह से, अगर समझो जहां इतने नजदीक थे अभी समझो और काफी नजदीक आ गए, और ज्यादा नजदीक लाने की कोशिश करोगे तो फिर उनके अंदर रिपल्शन डेवलप हो जाएगा, उनके अंदर रिपल्शन डेवलप हो जाएगा, और एनर्जी सडनली एकदम से बढ़ जाएगी, एनर्जी एकदम सडनली बढ़ जाएगी, और एनर्जी अगर बढ़ेगी तो रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब कभी भी दो एटम के बारे में हम पढ़ते हैं तो उनके अंदर हमेशा तीन चीजें हमेशा ध्यान रखनी, तीन या चार, देखते क्या है, ये एटम है इसका न्यूक्लियस, ये एटम है इसका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस आपस में क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, इन दोनों में आपस में क्या होने वाला है, रिपल्शन, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपल्शन होगा। इस एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, मैं एक ही इलेक्ट्रॉन बता रहा हूँ, मैं एक ही इलेक्ट्रॉन बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो हमें कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हो जाएगी, तो मैं आपको बहुत ही ऊपर से बता रहा हूँ, सिंपलेस्ट सिस्टम से बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले न्यूक्लियस के साथ क्या करने वाला है, अट्रैक्शन, दूसरे वाले न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन। मैं सेम इलेक्ट्रॉन को सेम न्यूक्लियस के साथ नहीं बता रहा हूँ, ध्यान से मेरे डायग्राम को देखना अच्छे से। सिमिलरली जो दूसरा एटम है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले वाले न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा, वो पहले वाले न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा, बिकॉज अपोजिट चार्ज है, बिकॉज अपोजिट चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करने वाले हैं, रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करने वाले हैं, रिपल्शन। मतलब दो रिपल्सिव फोर्सेस और दो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। दो रिपल्सिव फोर्सेस कौन से, बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस,
एंड बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या है, रिपल्सिव फोर्सेस। जब दो एटम नजदीक आ रहे तो ऑब्वियसली जब वो नजदीक आएंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन भी नजदीक आएंगे और उनके न्यूक्लियस भी नजदीक आएंगे, तो वहां पर कौन से रिपल्सिव फोर्सेस रोल प्ले कर रहे हैं, बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन टू न्यूक्लियस। बट सिर्फ रिपल्सिव फोर्सेस ही नहीं है, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी है। क्या अट्रैक्टिव फोर्सेस है, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम एंड सिमिलरली वाइस वर्सा, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हो जाएंगे। तो जब कभी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा होगा, मेरी बातें ध्यान से सुनना, जब कभी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा होगा, वहां हमेशा बॉन्ड फॉर्म होता है, वहां हमेशा बॉन्ड फॉर्म होता है। कुछ बुक्स ऐसे भी मेंशन करती है कि जहां पर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स एकदम सेम हो जाएंगे, जहां पर अट्रैक्टिव फोर्स इज इक्वल्स टू रिपल्सिव फोर्स। अब आप ही सोचो कि आप टग ऑफ वॉर प्ले कर रहे हो, खेल रहे हो, और दोनों तरफ ताकत सेम है, तो कभी कोई जीत पाएगा, कोई नहीं जीत पाएगा। अगर कोई नहीं जीत पाएगा तो वो जो सेंटर वाला पोर्शन होगा उस रोप का जो आप खींच रहे हो, वो वहीं के वहीं रहेगा अगर दोनों तरफ एनर्जी एकदम सेम है। तो सेम एटम अपने बॉन्डेड फॉर्म में रहेंगे, जैसे यहाँ दिखाया है। ऐसा कोई बुक बोलते हैं कि when attractive force is equals to repulsive force then bond forms। कुछ बुक्स ऐसे बोलते हैं when attractive force is greater than the repulsive force then bond forms। रिवर्स कभी नहीं हो सकता कि when repulsive force is greater than attractive force, तब तो बॉन्ड बन ही नहीं सकता। अगर repulsive force ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, तो बॉन्ड कैसे बनेगा। बातें समझ में आई मैंने क्या बोली। चीजें समझ में आई, ये फोर्सेस जो मैंने अभी बताया वो सब समझ में आने चाहिए आपको कि न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सिव फोर्स है, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स है, एक न्यूक्लियस से दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, भाई दूसरे वाले के साथ भी वैसा का वैसा ही है। तो इतने सारे सब जो फोर्सेस होते हैं ये रोल प्ले करते हैं जब दो एटम नजदीक आते हैं। अब जब नजदीक आ रहे हैं तब अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हुआ रिपल्सिव से तो बॉन्ड बन जाएगा, या अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स ऑलमोस्ट सेम है तो भी बॉन्ड बन जाएगा। बट अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है तो फिर तो बॉन्ड कभी बनेगा ही नहीं। ये आपको समझ में आना चाहिए। अभी ये स्टार्ट में इन्होंने ये सब लिखा नहीं है, इन्होंने शुरुआत वापस अच्छे से नहीं की। अब देखो ध्यान से, क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ हमेशा, क्योंकि जो मैंने अभी चीजें समझाई वो यहाँ है। पर इतना दूर है क्या, हाँ ये देखो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब क्या हो रहा है ध्यान से देखना, ये डायग्राम क्या है समझना। देखो यहाँ पर वाई एक्सिस पे क्या है, एनर्जी दिखा है, एनर्जी। एक्स एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस। एक्स एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, दो एटम जो आ रहे नजदीक उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस, दो एटम के बीच का डिस्टेंस की बात चल रही है यहाँ पर। कौन से दो एटम, हाइड्रोजन के दो एटम। अब अगर हाइड्रोजन के दो एटम आपस में नजदीक आएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो ये एटम दोनों नजदीक आ रहे हैं, दोनों नजदीक। मैंने क्या बोला था, जैसे जैसे एटम नजदीक आते हैं वैसे वैसे डिस्टेंस कम होगा, ये तो लॉजिक सी बात है ना। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा वैसे वैसे एनर्जी से वैसे एनर्जी भी कम होगी, वैसे वैसे एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी होती बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप सबने स्कूल से सीखा है कि चार क्वाड्रेंट होते हैं। चार क्वाड्रेंट में अगर मैं ये एक ड्रॉ करूँ ऐसा, तो आपको पता है ये जो ये वाला जहां पे मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ लाइन बनाई मैंने, यहाँ तो क्या होता है, ये वाले जो ये वाला क्वाड्रेंट है इसके अंदर एक नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस नेगेटिव होता है इसमें, है ना। वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस पे क्या प्लॉटेड है, एनर्जी। और एनर्जी का नेगेटिव होने का मतलब क्या है, एनर्जी का नेगेटिव होने का मतलब एनर्जी कम है, एनर्जी कम है मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है। अभी ध्यान से ये सब चीजों को समझना। अब देखो यहाँ पर जब यहाँ दो एटम नजदीक आ रहे हैं, आप देखो यहाँ पे डिस्टेंस में ट्रेस करते जा रहा हूँ, जैसे 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 डिस्टेंस कम होते जा रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होते जा रहा है, मैं देखो पीछे जा रहा हूँ, जैसे जैसे डिस्टेंस, पहले देखो एनर्जी सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है, अभी भी सेम ही है, कुछ ज्यादा कम। और जैसे जैसे और एटम डिस्टेंस कम होते जा रहा है वैसे वैसे एनर्जी नीचे जा रही है। देखो एनर्जी नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, मतलब एनर्जी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। और एक पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे एनर्जी सबसे कम है। मैं अगर वहां पर नाम बताऊं तो वहां लिखा भी है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस।
वहां पे एनर्जी सबसे मिनिमम है, बराबर है? इतना समझ में आया सबको? स्क्रीन पे सबके दिख रहा है ये सब? वहां एनर्जी सबसे ज्यादा मिनिमम है ना? वहां एनर्जी सबसे ज्यादा मिनिमम है, मतलब बॉन्ड कहाँ बन रहा है? वहां पर बन रहा है बॉन्ड, वहां पर बॉन्ड बन रहा है। जहां पर बॉन्ड बनता है वहां पर जो भी डिस्टेंस होगा, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करूँ तो एक्चुअली डिस्टेंस कितना है, मैं रेड कलर से ड्रॉ करता हूँ। डिस्टेंस कितना है, मैंने थोड़ा गलत बना दिया, आप देख सकते हो थोड़ा सा एकदम परफेक्टली ड्रॉ करना मुश्किल है। ये डिस्टेंस है, सबको समझ में आ रहा है ये डिस्टेंस? दिख रहा है स्क्रीन पे? आई थिंक सबके स्क्रीन पे नहीं आया। हाँ, रेड में एरो जो दिख रहा है वही वो डिस्टेंस है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर, ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे वही डिस्टेंस है। तो वो क्या है, वो एक्चुअली बॉन्ड लेंथ है। वो एक्चुअली क्या है, बॉन्ड लेंथ है, मतलब दो एटम के बीच का डिस्टेंस है वो, दो एटम के बीच का डिस्टेंस है। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, दैट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये बॉन्ड लेंथ है। तो बॉन्ड लेंथ वो होती है जहां पर मिनिमम एनर्जी होती है, जहां पर मिनिमम एनर्जी है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। तो लोग एग्जाम में पूछते हैं कि बॉन्ड कहां पर बनता है, बॉन्ड कौन से डिस्टेंस पे बनता है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे बनता है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे बॉन्ड बनता है। अब आप देखो, अगर आप अभी थोड़ा सा भी एनर्जी देखो, अब यहाँ से इस ग्राफ को ध्यान से ट्रेस करना, अगर आपने थोड़ा सा भी इन दो एटम को और नजदीक लाया, देखो देख सकते हो आप इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से, देखो थोड़ा सा मैं ऊपर जा रहा हूँ सिर्फ, अगला ब्लैक पॉइंट कितना हल्का सा मैं आगे गया, और जैसे ही मैं थोड़ा सा दो एटम को और नजदीक ला रहा हूँ एकदम से एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ गई। एरो देखो कैसे ऊपर की तरफ चला गया, देखो कैसे एकदम से ऊपर चला गया है, ये यहाँ देखो कैसे ऊपर चला गया। ये ऊपर जाने का मतलब समझ रहे हो आप, एनर्जी बढ़ गई ना, क्योंकि जो मैं ट्रेस करते आ रहा था वो क्या है, एनर्जी बता रहा है। समझ में आ रहा है? तो मैं जैसे जैसे डिस्टेंस कम करते जा रहा हूँ, कम करते जा रहा हूँ, वैसे 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 एनर्जी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और एकदम से एनर्जी एकदम कम हो गई है। दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। अब मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दिया, अब आप अगर ध्यान से देखो तो मैंने डिस्टेंस कितना बढ़ाया है। आपको अभी शायद ग्राफ देखने इतना आता नहीं होगा, बट मैं अभी क्लास में आऊंगा तभी सिखा पाऊंगा ज्यादा अच्छे से। तो आप देख सकते हो ये जो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन मैंने जो ड्रॉ की है, मैंने डिस्टेंस सिर्फ कितना बढ़ाया है, मैं ब्लू कलर में बता रहा हूँ, डिस्टेंस मैंने सिर्फ इतना सा बढ़ाया है। मैं ब्लू में दिखा रहा हूँ ना, वो डिस्टेंस है ऊपर की तरफ, इतना सा डिस्टेंस मैंने सिर्फ और बढ़ा दिया उन दो एटम के बीच में। जब वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा था, ध्यान से, पता नहीं आपको ये दिख रहे या नहीं दिख रहे स्क्रीन पे, पर देखो मैंने जब इतना डिस्टेंस कवर कर रहा था वो, तब तो एनर्जी एकदम सेम है, एनर्जी कुछ ज्यादा बढ़ी नहीं, एनर्जी तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। बट जब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आने के बाद मैंने हल्का सा डिस्टेंस बढ़ाया, हल्का सा डिस्टेंस बढ़ाया, एनर्जी एकदम से शूट कर गई ऊपर की तरफ। क्यों एनर्जी शूट कर गई, इसका मतलब क्या है, रिपल्शन हो गया वहां पर एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब है रिपल्शन हो गया, दोनों एटम दूर चले गए, दोनों एटम एकदम दूर चले गए। इसीलिए अट्रैक्शन का भी एक लेवल है वहां पर, कि दो एटम ये है, अभी समझो इतना, ये दोनों यहाँ पर परफेक्टली बॉन्ड बना रहे, बट अब अगर जबरदस्ती या कुछ भी कोई फोर्सेस की वजह से अगर और ज्यादा नजदीक आएंगे, तो उनके अंदर रिपल्सिव फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो जाएगा, और एनर्जी एकदम से शूट कर जाएगी, और दोनों एटम सेपरेट हो जाएंगे वापस। समझ में आया क्या ये ग्राफ? नहीं समझ में आया तो मैं क्लास में समझाऊंगा। कुछ आइडिया आई? ग्राफ देख के समझ में आया क्या कुछ?
ध्यान से इस ग्राफ को वापस देखना कि देखो डिस्टेंस से एनर्जी को रिलेट किया हुआ है। जब मैं डिस्टेंस कम करते जा रहा हूँ, ऑब्वियसली अगर मैं इस ग्राफ में टूवर्ड्स लेफ्ट जाऊंगा तो डिस्टेंस कम हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑन एक्स एक्सिस, है ना। तो जैसे जैसे मैं लेफ्ट की तरफ जाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा, डिस्टेंस कम हो रहा है। तो आप ध्यान से देखो, ग्राफ को अच्छे से फॉलो करो। जैसे जैसे मैं पीछे जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ, वैसे वैसे डिस्टेंस कम हो रहा है। बट इनिशियली एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आया इनिशियली। बट जैसे जैसे और नजदीक जा रहा हो तो एनर्जी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, और फिर एकदम से एनर्जी कम हो गई, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। वहां पर बॉन्ड फॉर्म हो गया। बट उसके बाद देखो, मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश की, और मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के बाद वाला ब्लैक पॉइंट, मैंने थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश की। जैसे ही मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस और बढ़ाने की कोशिश की, एनर्जी एकदम से शूट कर गई ऊपर की तरफ। मतलब एनर्जी, जो एनर्जी नेगेटिव में थी, वो एनर्जी पॉजिटिव में एकदम ऊपर पहुंच गई। इसका मतलब एनर्जी एकदम से बढ़ गई। एनर्जी का बढ़ना, मैंने अभी बताया, एनर्जी का बढ़ना मींस रिपल्शन बताता है। वहां पर स्टेबिलिटी कम हो गई, मतलब दोनों एटम जो अट्रैक्ट हुए थे वो रिपेल हो गए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रिपल्सिव फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस से ज्यादा हो गए। क्योंकि अगर आप एटम्स को नजदीक लाते जाओगे तो उनके बीच में न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिपल्शन भी हो सकता है, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी तो हो सकता है। इसीलिए तो स्टार्टिंग में मैंने फोर्सेस बताए थे। क्लियर है? समझ में आया मैंने क्या बोला? कंसेप्चुअल चैप्टर है ये, तो सिर्फ अभी शुरुआत है। बहुत सारी चीजें भी और आने वाली है, बहुत सारी चीजें इसमें, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, वैकेंट, और बहुत सारी चीजें। वैलेंस बॉन्ड थियरी, ये वैलेंस बॉन्ड थियरी, है ना। हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये हाइब्रिडाइजेशन है, ये फेवरेट टॉपिक होता है एंट्रेंस एग्जाम में। इनकी ज्योमेट्री, VSEPR, VSEPR इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। बहुत फास्ट बोला है मैंने, आपको बाद में समझ में आ जाएगा, पर लिखा है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। ठीक है, ऑक्टेट रूल आएगा, चीजें आने वाली है, तो धीरे 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 मैं सब कवर करूंगा। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट लेक्चर है 5:20 ना। ठीक है, तो ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट का। इतना समझ में आया? मैंने फिलहाल सिर्फ इतना बताया, बॉन्ड क्यों बनता है, उसकी कुछ चीजें बताई मैंने कि दो एटम जब नजदीक आते हैं तो उनके अंदर कौन से फोर्सेज एक्ट करते हैं। हमेशा याद रखना, अट्रैक्शन होगा तो हमेशा एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो हमेशा, एनर्जी कम होती तो हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसका मतलब है अट्रैक्शन ऑलवेज लीड्स टू इंक्रीज इन स्टेबिलिटी, रिपल्शन ऑलवेज ऑलवेज लीड्स टू डिक्रीज इन स्टेबिलिटी। ये सब पॉइंट्स कभी भूलने नहीं होते हैं, ये केमिस्ट्री के कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। इसके अलावा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वो बताया था, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, हालांकि इस चैप्टर से भी रिलेटेड है, आगे आएगा। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है। केमिस्ट्री में पूछे तो केमिस्ट्री का बताओ, फिजिक्स में पूछे तो फिजिक्स का बताओ। तो अभी से केमिस्ट्री में कोई भी पूछे आपको पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक क्या होता है, तो ये होता है। ठीक है, समझ में आया? एक चीज समझ में नहीं आती, आप लोग ऐसा बाकी टीचर से पढ़ाते हैं, ऐसे पूछ रहा हूँ, बाकी टीचर जब पढ़ाते हैं तो वो लोग ऐसे रिप्लाई नहीं मांगते क्या, किसी पढ़ाते जाते हैं, ऐसा है क्या? उनपे सिर्फ आप लेक्चर जैसे देखते जाते हो? अच्छा, ऐसा है। ओके 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 ओके, ठीक है। क्योंकि काफी लोग रिप्लाई नहीं करते तो मुझे ऐसा लगा शायद आप हैबिचुअल नहीं हो, क्योंकि अभी तो काफी लोग करने लग गए। बट शायद सब इंटरेस्टेड नहीं रहता है रिप्लाई करने में, इसलिए पूछा मैंने। ठीक है, हम मिलते हैं 5:22 एग्जैक्ट 10 मिनट्स बाद। ठीक है, चलो बाय। ठीक है, अगले लेक्चर में प्लीज कोई भी एब्सेंट मत रहना, अगर एब्सेंट रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये भी बता देता हूँ मैं अभी। एब्सेंट रहोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओ। ये बहुत बेसिक चैप्टर है, अगेन केमिकल बॉन्डिंग, और बहुत कंसेप्चुअल है।